बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स मोशन एंड फोर्स की ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुकी हुई हैं या पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो आ सकती हैं फ्यूचर में। अब हमारे पास एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमने जब चैप्टर 2 की एमसीक्यूज़ डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि जब भी एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करो तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद आपने ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ पढ़नी है। तो जो बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज़ होगी हम वो पिक करेंगे। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट्स सेड टू बी इन। वो कहता है कि अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है बार बार, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, वो मोशन की हालत में है। तो हमारे पास मोशन कब होगी? जब बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से क्या कर रही है, मूव कर रही है या पोजीशन चेंज कर रही है। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज आएगी, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वो कह रहा है अब सराउंडिंग के लिहाज से वो पोजीशन चेंज ही नहीं करी, तो हमारे पास उसको क्या कहेंगे? पहली ऑप्शन रेस्ट, या बी ऑप्शन मोशन, सी ऑप्शन मोमेंटम और डी ऑप्शन फोर्स। तो आप देखें जब सराउंडिंग के लिहाज से कोई बॉडी मूव ही नहीं करी तो उसका जो पॉसिबल आंसर होगा वो रेस्ट होगा। तो हम रेस्ट पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, हमारे पास ये आंसर ठीक आएगा, जो ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन एमसीक्यूज पे आते हैं। वो कहता है द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड। हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जो चेंज हुआ है उसको हम डायरेक्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी है। एंड वेलोसिटी देखते हैं, वो नहीं है। एक्सेलरेशन है, वो नहीं है। स्पीड है, वो भी ऑप्शन नहीं है। तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। थर्ड का जो ऑप्शन है वो आपके पास डी होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम 4 एमसीक्यूज पे आते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। हम ए ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देखें कोई दूसरी पॉसिबल एमसीक्यूज नहीं है, तो अब हम सिर्फ उसको क्या करेंगे, ए पे आप टिक कर लेंगे, करेक्ट आंसर। उसके बाद ए आपके पास ठीक होगा। उसके बाद हम चलते हैं 5 पे। जब हम 5 पे चलेंगे तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड। अब देखें पहले क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर को टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास वेलोसिटी आई। अगर डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सिंपल स्पीड आएगी। ये जस्ट स्पीड की डेफिनेशन है। उसके बाद ये डी ऑप्शन आपके पास ठीक आ जाएगा, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद 6 एमसीक्यूज, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? ये सिंपल सा हमारे पास है। जब वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आता है। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगी, मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद हम 7 एमसीक्यूज देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती हैं? तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। जब मीटर पर सेकंड है, मीटर को हम एल से लिख सकते हैं और एस सेकंड है, तो जब ये ऊपर जाएगा t-1 हो जाएगा। तो इसकी हिंट भी मैंने लिखी है, इसकी मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। आप इसको क्या करोगे, हाईलाइट कर लोगे। तो सी आप जो सी एमसीक्यूज है वो आपके पास करेक्ट होगा। हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। उसके बाद हम 8 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। द एक्सप्रेशन डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी इनटू लिमिट
लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब ऐसा एक्सप्रेशन आए हमारे पास द एक्सप्रेशन लिमिट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे। अगर हम लिमिट लगा देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। तो हमारे पास अगर किसी खास इंटरवल के लिए पूछे जाए तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगी वो सी ऑप्शन होगी। उसके बाद हम 9th एमसीक्यूज पे चलते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। जब आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। तो जो डी ऑप्शन होगी वो आपके पास करेक्ट होगी। इसमें बाकी जो ए है या बी है या सी है ऑप्शन, वो करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करी हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम के लिए उसने कोई कंडीशंस नहीं दी, जिसकी वजह से हम उस बी ऑप्शन को करेक्ट नहीं करेंगे या उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं 10 एमसीक्यूज पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, तो हम इसको जस्ट हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम 11 एमसीक्यूज पे चलते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट के साथ जा रही है, इट्स सेड टू बी मूविंग विद। तो वो किस लिहाज से मूव कर रही है वो हमने बताना है। तो जब वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रेट के साथ होगी तो हमारे पास इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी। हम इसको कहेंगे कि बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमारे पास इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट, जब कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है हिंट में उसने, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो या कांस्टेंट रेट के लिहाज से, तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 12 एमसीक्यूज देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड करते हैं? तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारे पास डिस्टेंस आता है, तो जो आपके पास ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। जो करेक्ट होगी वो आपके पास डिस्टेंस। बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो डिस्टेंस देती है। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन देगी वो आपके पास यहाँ पे जो पॉसिबल एमसीक्यूज बने हुए हैं वो डिस्टेंस आएंगे। उसके बाद हम 13 एमसीक्यूज पे चलते हैं। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अब यहाँ पे दोबारा उसने पूछ लिया, तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यहाँ पे क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व, तो डिस्टेंस देगा। तो आपके पास जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, हम इसको निशान लगाते हैं। उसके बाद 14 एमसीक्यूज। द मोशन एंड रेस्ट आर, वो कहता है मोशन और रेस्ट आपस में हैं क्या बेसिकली? तो ये बेसिकली क्या है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद हम 15 एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट इज, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो या सर्कुलर होगा या कर्व्ड होगा या अलोंग द पाथ होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखें, जब भी आप स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। तो जो डिस्टेंस होगा अलोंग द पाथ आएगा। तो जो आपके पास ऑप्शन बनती है वो सी ऑप्शन बनती है। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद 16 एमसीक्यूज। इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 16 एमसीक्यूज में पढ़ रहा हूँ। इफ़ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। हम डी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं 17 एमसीक्यूज पे। अब वो कहता है अ मैन ऑफ द टॉप ऑफ टावर थ्रो एन ऑब्जेक्ट विद अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी एंड अलाउ अनदर ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रीली। अब जब फॉल फ्रीली आ गया तो यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन को जो इग्नोर कर देंगे। जब एयर फ्रिक्शन इग्नोर करेंगे तो अब वो पूछ रहा है द टू ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द अर्थ विद। अब
अर्थ पे वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेंगे, सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेंगे, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेंगे, या नन ऑफ दिस। जब एयर फ्रिक्शन इग्नोर कर दी तो हमारे पास कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो रुकावट इस पे प्रोड्यूस करे। तो जो हमारे पास मैक्सिमम अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सेम वेलोसिटी की है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाती तो फिर आपके पास डिफरेंट वेलोसिटीज आनी थी। उसके बाद 18 एमसीक्यूज पे आते हैं। इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिकम स्टीपर एंड स्टीपर देन एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, बी ऑप्शन डिक्रीज, इंक्रीज, या नन ऑफ दीज। आप देखें, आप कोई पहाड़ी इलाकों पे कोई कार चढ़ा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेटर पे पाँव देते हैं। जब एक्सेलरेटर पे पाँव देंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज़ है वो इंक्रीज़ की है। हम 18 एमसीक्यूज़ की सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। उसके बाद 19 एमसीक्यूज़, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कांस्टेंट एंगल इज सेड टू बी। जब वो कांस्टेंट और स्मूथ पाथ पे मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो जो उसकी एक्सेलरेशन भी होगा वो भी उसका कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। अदरवाइज अगर कोई इन दोनों में से कंडीशन ना फुलफिल होती, लाइक स्मूथ ना होता या हमारे पास कांस्टेंट एंगल ना होता, तो फिर हमारे पास वो वेरिएबल होना था या डिक्रीजिंग होना था या इंक्रीजिंग होना था। अभी जो है वो स्मूथ पाथ है और कांस्टेंट एंगल है, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद 20 हम एमसीक्यूज देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब डायमेंशंस के लिए यूनिट्स का पता होना चाहिए। अगर यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और जो टाइम होता है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट पॉसिबल एमसीक्यू का आंसर होगा वो बी होगा, एल टी माइनस टू। तो एल टी माइनस टू, ये बी नहीं है, ये एल टी प्लस टू है। तो हम डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, वो हमारे पास करेक्ट है एल टी माइनस टू की। ये जो एमसीक्यूज है इसको हम करेक्ट करते हैं, डी ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं 21st एमसीक्यूज पे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, अब वो ये कह रहा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे बहुत अहम पार्ट उसने डिस्कस किया है, उसने स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, देखिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की अगर स्लोप लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। तो आपके पास जो मोस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज की ऑप्शन का आंसर होगा वो एक्सेलरेशन होगा, सी ऑप्शन पे आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद 22 एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं। वो कहता है अ पैराट्रॉपर मूव्स डाउनवर्ड विद किस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगा, जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखें जब वो डाउनवर्ड आ रहा होगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेगा। जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करेगा तो आपके पास जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, लाइक हम उसको कह देंगे जीरो एक्सेलरेशन। तो जो आपके पास एमसीक्यूज नंबर ए है वो हमारे पास करेक्ट होगी, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। 23 एमसीक्यूज देखते हैं। इफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया है कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितनी मर्जी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ना सीख गए तो आपकी एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो उसके बाद 24 एमसीक्यूज, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ। तो एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है,
तो हमारे पास एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी एक्सेलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जो आपके पास बी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट होगी। उसके बाद हम चलते हैं 25 एमसीक्यूज पे। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन होगा। उसके बाद 26 एमसीक्यूज पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इन एसआई यूनिट इज, तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा, जो हम करेक्ट करते हैं बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं 27 एमसीक्यूज पे। वो कहता है इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 27 एमसीक्यूज है। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म होगी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद 28 एमसीक्यूज। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरिएबल, तो उसकी अब वेलोसिटी क्या होगी, वो वेरिएबल हो जाएगी। पहले क्या थी, यूनिफॉर्म थी, अब उसकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं 29 एमसीक्यूज पे। द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर एक ख़ास इंटरवल की बात करें तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहलाएगा। आपके पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की। उसके बाद 30 एमसीक्यूज की डिस्कशन करता है। वो कहता है ग्राफ विच आर यूज टू डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम आर कॉल्ड, ग्राफ्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। ये सिंपल सी एमसीक्यूज है, हमारे पास बी ऑप्शन को हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद वो कहता है 31 एमसीक्यूज। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो जो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। जस्ट ये आपके पास ऑप्शन होगी, ना पैराबोला होगी, ना हाइपरबोला होगी, ना नन ऑफ दीज होगी, जस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो उसकी लाइन होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम 32 एमसीक्यूज देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ लाइन इंक्रीजेस देन, अगर वो कहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ द स्लोप ऑफ लाइन इंक्रीज, तो क्या होगा, वेलोसिटी बिकम ग्रेटर, एक्सेलेरेशन इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज, या नन ऑफ दिस। देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी, तो हमारे पास जब स्लोप इंक्रीज करी है तो आपके पास वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगी, तो वेलोसिटी आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद 33 एमसीक्यूज पे चलते हैं। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल व्हेन द बॉडी मूव विद, the average and instantaneous acceleration will be equal when a body moves with constant acceleration, जब वो constant acceleration के साथ मूव करेगी तो जो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 34 एमसीक्यूज। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट इज कॉल्ड, फ्रेम ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम। और उसके बाद ये बी ऑप्शन है, इसको हम करेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास 35 एमसीक्यूज। दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, जो किसी सम एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं लाइक नॉन इनर्शियल फ्रेम, उनको हम कहते हैं। तो हमारे पास ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी, ए ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे। उसके बाद 36 एमसीक्यूज पे आते हैं। वो कहता है इफ डेल्टा वी इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी देन एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय, तो एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला होता है वो सी इज इक्वल टू ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी,
बाकी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज क्या हैं, रॉन्ग होंगी, हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे। तो जो सी एमसीक्यूज होगा उसको हम करेक्ट करेंगे। 37 एमसीक्यूज, द लॉज ऑफ मोशन शोज द रिलेशन बिटवीन। तो जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो किसके दरमियान रिलेशन रखते हैं, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो जो आपके पास मोस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज होगी वो फोर्स एंड एक्सेलरेशन होगी। फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन रखा जाता है। इसी ये बेसिकली मोशन की वजह से आता है, और मोशन किसकी वजह से होती है, फोर्स की वजह से होती है। और फोर्स जब हम लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो रिलेशन शो कर रहे होते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन का। उसके बाद हम आते हैं 38 एमसीक्यूज पे। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड, हमारे पास तो सिंपल सी डेफिनेशन है मैस की, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो हम ठीक करेंगे। उसके बाद हम आते हैं 39 एमसीक्यूज पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ये बड़ी अहम तरीन डेफिनेशन भी है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, हमारे पास उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगी। 40 MCQs, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट्स अपोजिट स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स मोशन इज कॉल्ड। ये जस्ट इनर्शिया की डेफिनेशन उसने पूछी है, आप इनर्शिया की डेफिनेशन पे क्या कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर देंगे या हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद 41 MCQs, लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन अ फ्रेम विच आर इनर्शियल। हमेशा जब फिज़िक्स के जो लॉज हैं वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम पे होल्ड करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद हम आते हैं 42 MCQs पे। लॉज ऑफ मोशन आर नॉट होल्ड इन अ फ्रेम विच आर इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, इन स्पेस, नन ऑफ दीज। तो वो कहता है किस पे हमारे पास लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते, तो ऑब्वियसली बात है नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होगा उस पे ये लॉज होल्ड नहीं करेंगे। तो जो आपके पास बी ऑप्शन है उसको आप करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन को। उसके बाद हम आते हैं 43 MCQs पे। न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच आर, वो कहता है न्यूटन्स लॉ होल्ड किस पे करते हैं, किस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हाई स्पीड एंड लाइट मैस नहीं, लो स्पीड एंड लाइट मैस बिल्कुल नहीं, लो स्पीड एंड हैवी मैस। अगर बहुत कम स्पीड हो और बहुत ज़्यादा मैस हो तो जस्ट उसके लिए होल्ड करते हैं, बाकी नन ऑफ दीज है उस पर वो ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास जो इसका आंसर है वो सी है। ये बेसिकली इसकी लिमिटेशन भी है न्यूटन्स लॉ की। उसके बाद हम आते हैं 44 MCQs पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो जो आपके पास ऑप्शन आएगी वो सी ऑप्शन होगी। उसके बाद 45, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, SI यूनिट क्या है फोर्स का, वो हमारे पास सिंपल न्यूटन है, आप ए पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 46 MCQs, द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, देखें F इज इक्वल टू एम ए, मास क्या है 1 kg हो, अगर उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाए तो वो हमारे पास वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगी वो सी ऑप्शन होगी। सी ऑप्शन पे आप करेक्ट निशान लगाएंगे। उसके बाद हम आते हैं 47 पे। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम, तो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक अगर हम फोर्स डबल करें तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डबल होगा। तो आपके पास जो डी ऑप्शन है वो आप करेक्ट करेंगे। ये साथ हिंट भी दी हुई है F इज इक्वल टू एम ए फार्मूले से। उसके बाद 48 MCQs, अ मास ऑफ 10 kg मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द फोर्स ऑन इट, तो उसकी उस पर फोर्स क्या होगी, तो देखें फोर्स F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो आपके पास मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी, जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसके बाद 49 MCQs,
द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज measured इन टर्म्स ऑफ इट्स। इनर्शिया किसकी टर्म में मेजर की जाती है? वो जस्ट मैस की टर्म में मेजर की जाती है। तो आपके पास जो ऑप्शन होगी वो सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। और 48 की 100 है और इसका बी ऑप्शन हाईलाइट किया। उसके बाद 50 एमसीक्यूज पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। ये बेसिकली फोर्स और जब मोमेंटम का रिलेशन देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जनरलाइज करते हैं, तो वहाँ पे हमने ये प्रूव किया था। तो वही हम लिख रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो उसके बाद 51 एमसीक्यूज देखते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, सिंपल डेफिनेशन है मोमेंटम की, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं बी को। उसके बाद हम 52 एमसीक्यूज पे आते हैं। द एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी रिप्रेजेंटेड बाय, आई रिप्रेजेंट होता है इम्पल्स से। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी ये इम्पल्स की डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, तो हम इसको करेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं 53 एमसीक्यूज पे। इम्पल्स इज इक्वल टू, जस्ट इम्पल्स किसके बराबर है? वो होगा चेंज इन मोमेंटम के, चेंज ऑफ वेलोसिटी के नहीं, चेंज इन मोमेंटम के हमारे पास आएगा। हम ए ऑप्शन को क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। उसके बाद वो पूछता है डायमेंशंस ऑफ वेट क्या है? तो वेट किसके बराबर होता है? फोर्स के, और फोर्स किसके बराबर होती है? mg के। तो आपके पास जो हिंट दिया है ये देखें, मैस का यूनिट होता है kg, एक्सेलेरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास मैस को m से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको LT-2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो बी ऑप्शन आ जाएगी, उसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद हम 52 एमसीक्यूज पे चलते हैं, 55 एमसीक्यूज पे। तो 55 एमसीक्यूज है, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, एसआई यूनिट क्या है? अब देखें उसका वो किसके बराबर था? चेंज इन मोमेंटम के, और चेंज इन मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास mvf माइनस mvi ओवर डेल्टा टी। तो ये किसके बराबर आता है? न्यूटन सेकंड के बराबर आता है। ये हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आपके पास kg मीटर पर सेकंड आता है, आप सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड से ही डिवाइड करते हैं, तो आपके पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा जो न्यूटन के बराबर है, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा होगा सेकंड, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो न्यूटन सेकंड में आ जाएगा। तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। उसके बाद हम 56 एमसीक्यूज पे चलते हैं। द मोशन ऑफ द रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर ऑफ मोमेंटम की हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो रॉकेट है वो स्पेस में किसके अकॉर्डिंग भेजा जाता है? तो लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करते हुए हम इसको स्पेस में भेजते हैं। 57 एमसीक्यूज, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स इन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर? F इंटू टी के। तो F इंटू टी, अब सिंपल हमने फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन आ जाएगा। ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं 58 एमसीक्यूज पे। अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज, जो पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी 59 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, वो हम करेक्ट करते हैं। उसके बाद हम 60 एमसीक्यूज पे आते हैं। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है ये, कि हमारे पास ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। उसके बाद 61 एमसीक्यूज देखते हैं। तो 61 एमसीक्यूज क्या है? द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, उसका ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? तो वो हमारे पास क्या होगी? पैराबोला होगी। लाइक हम फुटबॉल को जब हम स्ट्राइक करते हैं
अपने पाँव से, तो क्या होता है वो एक पैराबोला पाथ फॉलो करती है। तो जो प्रोजेक्टाइल की जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोला। उसके बाद हम 62 MCQs पे आते हैं। 62 MCQs आर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हमारे पास होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो 62 ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं 63 MCQs पे। अ फुटबॉल किक्ड इन एयर इज़ एन एग्जाम्पल, वो आ गई हमारे पास एग्जाम्पल। अ फुटबॉल किक्ड इन एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, हम इसको निशान लगा लेते हैं। उसके बाद 64 द एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम ज़ीरो कह सकते हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो जो कांस्टेंट है वो मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन बन रही है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं डी को। तो अब वो अगर पूछे एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, तो हम उसको कांस्टेंट करेक्ट करेंगे। उसके बाद 65 MCQs द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होती है, तो इसको हम हाईलाइट करते हैं। उसके बाद 66 MCQs इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, तो जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो VIY, और VIY जो हमारे पास कंपोनेंट होता है, जब हम इसको मैग्नीट्यूड के तौर पे लिखते हैं तो VI sin थीटा आता है। तो जो आपके पास बी ऑप्शन है उसको आप क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी। 67 MCQs है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, आपके पास कंपोनेंट्स का स्क्वायर वेलोसिटी के और अंडर रूट। तो आपके पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगी, हम इसको निशान लगाते हैं ए को। बाकी देखें, बाकी माइनस है या अंडर रूट नहीं है या नन ऑफ दीज है, तो आपके पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आ रही है। उसके बाद 68 MCQs द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या है, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। आपके पास जो ए ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट होगी। ये एक्सप्रेशन आपको एज इट इज़ याद करने हैं। ये जो 60 एक्सप्रेशन ऑफ हाइट का आ जाए या आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का आ जाएगा या रेंज का आ जाएगा, ये आपको याद करने। 69 MCQs द SI यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बी ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगी, करेक्ट होगी, उसको निशान लगाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं 70 पे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी VI कितना हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विल बी। तो उसका एंगल हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है VI इज इक्वल टू V इंटू कॉस थीटा होता है। तो V इंटू एंगल कितना है 90 है, तो 300 को कॉस 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आपके पास डी जो ऑप्शन है वो आपके पास ज़ीरो आएगी, उसको आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद 71 हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो हमारे पास मैक्सिमम कब होगी हाइट, जब उसका एंगल 45 डिग्री होगा, जब हम स्ट्राइक करेंगे। अगर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई ना तो फिर उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद हम आते हैं 72 MCQs पे। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड व्हेन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी VI इज इक्वल टू, वो कहता है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट अटेन व्हेन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी VH इज इक्वल टू VI cos थीटा, VI या ज़ीरो या V इंटू VI इंटू साइन थीटा। तो जो आपके पास ये VX की जगह आप यहाँ पे यूज़ करेंगे VY, तो जब VY यूज़ करेंगे तो VY इज इक्वल टू VI साइन थीटा आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी।
उसके बाद 73 एमसीक्यूज पे आते हैं। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली स्ट्राइक द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन इट इज 5 सेकेंड इज। अब उसने 5 सेकेंड कवर किए हैं और डिस्टेंस कवर्ड, वो कहता है कोई बॉडी फ्रीली फॉल हमारे पास स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड में इन 5 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड, हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा उसका, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें और t जो है 25 का स्क्वायर करें। तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास ऑप्शन आती है वो ए ऑप्शन आती है 122.5 मीटर। उसके बाद 74 एमसीक्यूज, द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर इज कॉल्ड। तो हमारे पास वो टाइम बताना है जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर होता है। द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम इसको मार्क करेंगे। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है वो हमारे पास 2vi sin थीटा ओवर जी से, सिंपल ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, ए ऑप्शन, तो आप उसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं 76 एमसीक्यूज पे। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज, तो हमारे पास वो सिंपल क्या होगी, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है vi स्क्वायर ओवर 2g इंटू साइन 2 थीटा। तो जब हम साइन 2 इंटू 45 करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आएगी। तो आपके पास जो ऑप्शन होगी वो 45 डिग्री डी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद 77 एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, जब हम 45 फुट करेंगे तो साइन 90 आ जाएगा, वो 1 हो गया। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो आ जाएगी vi स्क्वायर ओवर 2g। तो जो डी ऑप्शन है आप उसको हाईलाइट कर लेंगे जस्ट। उसके बाद हम 78 एमसीक्यूज पे चलते हैं। 78 एमसीक्यूज, द पाथ फॉलोड बाय बैलिस्टिक मिसाइल इज, जो हमारे पास पाथ फॉलो किया जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल से उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरी। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरी से। उसके बाद 79, द बैलिस्टिक मिसाइल आर यूजफुल ओनली फॉर, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल वो किस पे हमारे पास यूज़फुल होते हैं, वो हमारे पास शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं। तो हम इसको सी जो ऑप्शन है उसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद हम 80 एमसीक्यूज पे आते हैं। अब बड़े अहम एमसीक्यूज आ रहे हैं। फॉर लॉन्ग रेंज द मिसाइल यूज आर कॉल्ड, तो जो लॉन्ग रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं वो गाइडेड मिसाइल यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम इसको हाईलाइट करते हैं सी ऑप्शन को। उसके बाद हमारे पास 81 एमसीक्यूज आती है। 81 एमसीक्यूज, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। जब आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं तो स्पीड तो सेम रह सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो उसके बाद 82 एमसीक्यूज पे आते हैं। द सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स आर, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा, आप उसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद 83 एमसीक्यूज, व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम देन कोलिजन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन है सिंपल, हम इसको निशान लगाते हैं। उसके बाद 84 एमसीक्यूज, द बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ये बड़ी दफ़ा पास्ट पेपर में रिपीट हुई हुई है एमसीक्यूज। तो उसके बाद बी ऑप्शन सी ऑप्शन को आप करेक्ट करोगे। उसके बाद हम चलते हैं 85 एमसीक्यूज पे। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन 2 थीटा के। तो हमारे पास ए ऑप्शन है। उसके बाद ना साइन स्क्वायर थीटा पे, ना टेन स्क्वायर थीटा पे, ना कॉस स्क्वायर थीटा पे। उसके बाद हम आते हैं 86 एमसीक्यूज पे। ये जो एमसीक्यूज मैं पढ़ रहा हूँ ये बार बार रिपीट होने वाली एमसीक्यूज है। वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जब हाइट को रेंज के इक्वलेंट करते हैं
तो हमारे पास 10 इनवर्स इंटू 1 आता है, और जब सॉरी 10 इनवर्स इंटू 4 आता है, और वो किसके बराबर होता है 76 डिग्री के। तो जो डी ऑप्शन होगा वो आपके पास करेक्ट आ जाएगा। आप बेशक इसको सॉल्व करके आप प्रूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इनको नेक्स्ट वीडियोस में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम उनमें प्रूव भी करेंगे। 87 MCQs आ रॉकेट propulsion इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो सी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, इस पे आप हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास 88 MCQs द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिटरमिन्ड बाय। जो पाथ डिटरमिन किया जाता है वो किससे किया जाता है, ना मैग्नेटिक फील्ड से, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आता है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है उस वो करेक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज 89 MCQs द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपल y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा, तो आप इसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 90 MCQs इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल रेंज आर डिपेंड्स अपॉन। हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड किस पे करती है, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एग्जैक्टली है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी है, और बोथ ए एंड बी। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो आप करेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। उसके बाद 91 MCQs द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पे 60 पुट कर देंगे। अब वी आई कितना है 200 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं 92 MCQs पे। 92 MCQs द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होगी, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद हम देखते हैं 93 MCQs हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ये किसके इक्विवेलेंट होगी, अभी हमने देखा वो इक्वल टू द हाइट थी। तो जब इक्वल टू हाइट हुई रेंज तो हमारे पास जो एंगल आया था वो कितना आया था 76 डिग्री। उसके बाद हम चलते हैं 94 MCQs पे। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर 5 सेकेंड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बहुत बहुत अहम MCQs है। वो कहता है कि हमने फोर्स दी हुई है, उसका मैस दे दिया फॉर 5 सेकेंड, डिस्टेंस उसने 10 सेंटीमीटर दे दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है अप्लाइड फोर्स के। तो जितना फोर्स दी हुई है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो सिर्फ अगर स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लिया आंसर हमें पता चल जाएगा। तो जो आपके पास ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगी। उसके बाद हम आते हैं 95 MCQs पे। आ फाइटर प्लेन इज चेजिंग अनदर प्लेन व्हेन इट्स ओपन फायर इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद if the horizontal range of projectile is 4 times its maximum height the angle of projection is, तो हमारे पास r इज इक्वल टू 4h होता है। जब ये करेंगे तो हमारे पास एंगल जो आता है वो 45 डिग्री होता है। तो आपके पास जो मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगी वो 45 डिग्री होगा। ये जो मैंने रिलेशन दिया है आप इसमें वैल्यूज पुट करके ये एंगल निकाल भी सकते हैं। उसके बाद 97 MCQs A train cover the first half distance between two stations at speed of 40 km per hour and other half at 60 km per half. Then is average velocity. उसकी average velocity क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, उसकी average velocity s इज इक्वल टू वी टी होता है। तो हम क्या करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए
d/40 प्लस d/60 इज इक्वल टू 2d/s। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है वो 48 किलोमीटर पर आवर आता है। इसमें आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। उसके बाद 98 MCQs ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आपके पास जो 98 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 99 MCQs पे चलते हैं। और बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 टू द हॉरिजॉन्टल इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 20 मीटर द मैक्सिमम हाइट टू विच बॉल राइजेज। तो हमारे पास r इज इक्वल टू 4h रिलेशन है। जब r इज इक्वल टू 4h रिलेशन लगाते हैं हम, तो हमारे पास रेंज दी हुई है, हाइट उसने कहा है, तो आप 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं 100 MCQs पे। बहुत अहम MCQs है ये। जो हमारे पास 100 MCQs है वो ये कहता है कि इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन मीटर्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास टोटल अब डिस्टेंस कितना होगा। अब ये देखें, आपको ग्राफ दे दिया हुआ है 0 से 10 तक, ये 10 से 20 तक और 20 से 30 तक। अब यहाँ पे देखें, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, सेंटर में रेक्टेंगल बन रही है। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द कर्व होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का डिस्टेंस निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो आप देखें 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया और हाफ से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे। फिर दूसरी ट्रायंगल का सेम 30 माइनस 20 10 आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई किया और हाफ से मल्टीप्लाई किया। फिर ये 20 माइनस 10 रेक्टेंगल इंटू 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 200 टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 101 MCQs देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन ऑफ, ये फोर्स देगा। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसकी डेफिनेशन देता है, फोर्स की। उसके बाद 102 मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद 103 MCQs द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाएंगे हम। तो उसके बाद आप ए ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 104 MCQs वो कहता है फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास डेफिनेशन है F इज इक्वल टू एम ए। अब हम क्या करते हैं, F1 इज इक्वल टू MA1। उसके बाद हमारे पास F2 इज इक्वल टू MA2 आ जाएगा। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो मैथ से कैंसिल हो जाएगा। तो हम जब इसको रीअरेंज करते हैं तो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 ओवर A1 आ जाएगा। जब हमारे पास F1 कितना है 12 न्यूटन, A2 हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 आता है, और 120 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो आपके पास जो ऑप्शन आती है वो 30 ऑप्शन आती है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद 105 द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 मीटर, इट्स रेंज व्हेन लॉन्च एट 45 विद द सेम स्पीड। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है। अब वो सबसे पहले कहता है कि हमने क्या करना है, रेंज निकालनी है जब 45 डिग्री पे लॉन्च करेगा विद द सेम स्पीड। इसका मतलब है हमें पहली वाली जो लाइन दी हुई है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिलेशन को निकालते हुए सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, उस पर स्पीड निकालने के बाद दोबारा इसी रिलेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेंज का फार्मूला R इज इक्वल टू VI, हमारे पास VI स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा ओवर 2G होता है। तो इसी तरह अब ये देखें, पहले साइन 2 इंटू 15, तो साइन 2 इंटू 15 कितना होता है, साइन 30।
वी आई स्क्वेयर हम एज इट इज़ रहने देंगे 2/g इंटू आर कितना है हमारे पास 1.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वी आई स्क्वेयर की वैल्यू आती है। फिर हम रेंज निकालते हैं तो हम क्या करेंगे साइन उस दूसरे के लिए क्या कर लेंगे 45 जब पुट करेंगे तो साइन 90 यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा। तो वी आई स्क्वेयर इंटू साइन 90/2g जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज पे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो सिंपल किसके बराबर होगा s = vt। ये हमारी आज की एमसीक्यूज थी इस चैप्टर 3 की, इस वीडियो लेक्चर की। अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक लाजमी बताएं कि कैसी लगी मेरी वीडियोस आपको।